डीडी उर्दू पर। नाजरीन, तस्लीम, हमने पिछले एपिसोड में देखा कि असहयोग आंदोलन यानी तहरीके अदमे ताउन के दौरान एक तकरीर करने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार किया गया। अदालत में दिया गया आज़ाद का बयान कौले फैसल के नाम से जाना गया और उर्दू अदब की तारीख में सुनहरे हुरूफ में लिखा गया। कौले फैसल मौलाना का वो बयान है जो गिरफ्तारी के बाद जब उनके ऊपर मुकदमा चला तो उन्होंने ये बयान अदालत के सामने दिया और ये बयान मौलाना का हमारे कौमी तहरीक, आज़ादी की तहरीक, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन, उसकी उस तारीख का हिस्सा है जहां मौलाना कहते हैं कि आप मजिस्ट्रेट को एड्रेस करके कहते हैं कि आप और मैं मिलके एक तारीख लिखने जा रहे हैं। आपके जिम्मे ये काम सुपुर्द हुआ है कि आप मुझे सजा दें और मेरे जिम्मे ये काम है मेरे अकीदे, मेरे दीन, मैं जिस मुल्क में पैदा हुआ हूं वो, उस सब की मोहब्बत मेरे ऊपर ये फर्ज आयत करती है, ये जिम्मेदारी है, ये मेरा एक तरह से मेरा दीन है कि मैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊं, मैं गुलामी के खिलाफ आवाज उठाऊं, मैं जालिम को जालिम कहूं और आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जालिम को जालिम कहने वाले को सजा दे। तो आइए अब इस काम में देर मत कीजिए, आप मुझे सजा दिए और फिर मैं लौट के आके यही काम करूं। वो अपनी ये सफाई नहीं देते कि नहीं मेरे ऊपर इल्जाम गलत लगा है, कहते हैं बिल्कुल सही है और कहते हैं आपने 2 जगह का जिक्र किया है, मैंने तो ये तकरीरें इससे कहीं ज्यादा जगहों पे की हैं और इससे और ज्यादा सख्त बातें कही हैं और आप और मैं मिलके एक हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं। क्या जबरदस्त बयान है मौलाना का। अखबारों में छपा है कि देशबंधु CR दास और मौलाना आजाद की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आपने देशबंधु साहब का वो बयान पढ़ा जो आज कलकत्ता के बच्चे बच्चे की जुबान पर है? गिरफ्तार होने की बेचैनी उस बयान के लफ्ज लफ्ज से जाहिर है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हालांकि मैं आप लोगों के बीच नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने हाथों में हथकड़ियां और जिस्म पे फौलादी जंजीरों का बोझ महसूस कर रहा हूँ। आगे वो कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा जेल खाना है। मैं जेल खाने के अंदर रहूं या बाहर, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, हमारी कोशिश में कोई फर्क नहीं आएगा। कांग्रेस का काम वैसे ही जारी रहेगा। देशबंधु साहब की आवाज हर हिंदुस्तानी के दिल की आवाज है। बिल्कुल। सुभाष चंद्र बोस गिरफ्तार, CR दास गिरफ्तार, मौलाना आजाद भी गिरफ्तार। मौलाना आजाद का मुसलमानों के नाम पयाम, 30,000 सत्याग्रही जेलों में बंद। आज की ताजा खबर। मौलाना आजाद फरमाते हैं, मैं मुसलमानों से खास तौर पर 2 बातें कहूंगा। एक ये कि अपने हिंदू भाइयों के साथ पूरी तरह मुत्तफिक रहें। अगर उनमें से किसी एक भाई या किसी एक जमात से कोई बात नादानी की हो भी जाए तो उसे माफ कर दें और अपनी जानिब से कोई बात ऐसी ना करें जिससे इस मुबारक इत्तफाक को सदमा पहुंचे। दूसरी बात ये कि गांधी जी पर पूरा एतमाद रखें और पूरी सच्चाई और पूरी मजबूती के साथ उनके मशवरों पर कारबंद रहें। मौलाना आजाद, आपका हुक्म सर आंखों पर। फजल मियाँ। जी आपा जान। बैठिए। जी शुक्रिया। मैं गांधी जी को ये तार भेजना चाह रही हूँ। जी। अगर इसमें आप कोई सलाह मशवरा देना चाहें तो दीजिएगा। जी पढ़ के सुनाइए। बापूजी, आपके लिए चिट्ठी है। बेगम। मेरे शौहर मौलाना अबुल कलाम आजाद के मुकदमे का फैसला कल सुना दिया गया। उन्हें सिर्फ 1 साल की कैद बामशक्कत की सजा दी गई। ये बहुत हैरत की बात है क्योंकि उस सजा से बहुत कम है जिसको सुनने के लिए हम तैयार थे। अगर सजा और कैद वो मुआवजे हैं जो कौमी खिदमत के लिए मिलते हैं तो आप ये बात जरूर मानेंगे कि इस मामले में भी उनके साथ सख्त नाइंसाफी बरती गई। ये उससे बहुत कम है जिसके वो मुस्तहिक थे।
मैं आपको इत्तला देने की जुर्रत कर रही हूँ कि बंगाल में जो जगह उनकी गिरफ्तारी से खाली हुई है, उसके लिए मैंने अपनी नाचीज़ खिदमात पेश कर दी हैं। वो तमाम काम बदस्तूर जारी रहेंगे जो उनकी मौजूदगी में होते थे। अलबत्ता उनकी जगह सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में खाली है। मैं पहले 4 साल तक उनकी नज़रबंदी के ज़माने में अपनी आजमाइश कर चुकी हूँ और सोचती हूँ कि इस दूसरी आजमाइश में भी पूरी तरह उतरूँगी। पिछले 5 साल से मेरी सेहत बहुत कमज़ोर हो गई है, इसलिए मेरी ख्वाहिश के बावजूद मौलाना मुझे मेहनत के कामों से रोकते रहे। इसलिए मैंने इरादा कर लिया है कि अपना जीना मरना फ़र्ज की अदायगी के लिए वक्फ कर दूंगी। बंगाल जिस तरह आज सबसे आगे है, आइंदा भी वैसे ही रहेगा। जुलेखा बेगम, कमाल की औरत है ये भी जुलेखा बेगम। कितना बड़ा जज्बा अपने मुल्क के लिए रखती है। ये बेगम जुलेखा भी मौलाना से कम नहीं। मौलाना आजाद कलकत्ता के अलीपुर जेल में नजरबंद हुए। वहां सुभाष चंद्र बोस और वीरेंद्र नाथ भी उनके साथ थे। सुभाष, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे गिरफ्तारी के खतरे से खबरदार करने वाले वीरेंद्र नाथ साहब खुद गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और मुझे जेल में उनका साथ मिलेगा। वैसे पता नहीं क्यों इस बार हमें अलीपुर की जेल में बाकी कैदियों से अलग रखा गया। वो शायद इसलिए क्योंकि हमारी कुर्बत से कहीं हिंदुस्तानी कैदी और न बिगड़ जाएं। मैं किसी काम से जेलर के ऑफिस तक गया था। वहाँ मुझे कुछ अखबार मिले। पता चला कि पूरे मुल्क में हर जगह अदालत में दिए गए आपके बयान की गूंज है। वैसे उसे बयान कहना मुनासिब नहीं होगा, सरकारी खिताब या तकरीर कहना बेहतर रहेगा। आने वाले वक्त में आपका ये बयान सुनहरी हर्फ में लिखा जाएगा। आप तो मुझे शर्मिंदा करने पर आमादा हैं। अरे नहीं मौलाना साहब, ये देखिए, इस अखबार ने गांधी जी के यंग इंडिया वाले मजमून को छापा है। इसमें गांधी जी ने लिखा है, मौलाना आज़ाद ने जो बयान अदालत में दिया है उसकी नकल मेरे पास पहुंची है। ये फुल साइज के 33 सफ़ों पर टाइप किया हुआ है, लेकिन इस कदर तवील होने पर भी सबके पढ़ने के काबिल। असल बयान मौलाना की खूबसूरत उर्दू में, ये उसका तर्जुमा है। तर्जुमा बुरा नहीं है, लेकिन ख्याल करता हूँ कि इससे बेहतर मुमकिन था। आगे गांधी जी लिखते हैं, मौलाना के बयान में हमेशा की तरह बड़ी अदबी खूबसूरती है, साथ ही बहुत पुरजोर जज्बा भी है। ऐसा लगता है कि मौलाना खिलाफत और कौमी जज्बे पर एक पुरअसर खुतबा दे रहे हैं। हमेशा की तरह गांधी जी ने दिल खोल कर तारीफ की है, लेकिन मैंने तो ऐसा कोई अजीम काम नहीं किया। बस सच्चे दिल से अपने वतन परस्त होने के जुर्म का इकरार किया है। इसके अलावा तो कुछ नहीं किया। जिस वक्त का कब से इंतजार था वो वक्त आज आ गया है। मतलब हिंदुस्तान की पूरी अवाम आज आजादी के लिए मर मिटने को तैयार है। 1857 के बाद पहली बार हिंदू और मुसलमान इस कदर एक साथ है। मोंटागू रिफॉर्म्स के इफ्तिताह के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स हिंदुस्तान आ रहे हैं। मियां, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह आजादी का मुतालिबा बढ़ रहा है, इससे तो लगता है कि अंग्रेजी हुकूमत कुछ रियायत दे सकती है। नए कानून के तहत हो सकता है कि हिंदुस्तानियों का चुनाव लड़ने और महदूद महकमों को चलाने का रास्ता साफ हो जाए। ये तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने तो प्रिंस ऑफ वेल्स के हिंदुस्तान आने पर पूरे मुल्क में बाइकआउट का ऐलान किया है। अरे मियाँ, प्रिंस ऑफ वेल्स का आखिरी पड़ाव तो हमारे यहाँ कलकत्ता में है, जहाँ वो विक्टोरिया मेमोरियल की संगे बुनियाद रखेंगे। बाकी देखते हैं कांग्रेस पार्टी हमें क्या रास्ता अपनाने के लिए कहती है। मियाँ, हम तो वही करेंगे जो गांधी जी कहेंगे। वैसे भी हमारे इंकलाबी गिरोह के खात्मे के बाद वही एक हमारी आखिरी उम्मीद है। और मियाँ, मैं तो ये देखकर खुश हूँ कि हमारे इंकलाबी गिरोह का एक साथी आजाद आज इतना बड़ा रहनुमा बन गया है।
बिल्कुल मियाँ, हमें तो फक्र होना चाहिए अपने ऐसे साथी पर। बेशक क्यों ना हो, हमें तो पूरा फख्र है अपने आजाद पर। मौलाना, सुने हैं आज मालविया जी मिलने आ रहे हैं। बरतानवी सरकार कुछ समझौता करना चाहती है और मालविया जी सालिसी का काम करेंगे। बड़ी मोहतरम शख्सियत के मालिक हैं मालवीय जी। उनकी सालिसी में एक अच्छा फैसला होने की उम्मीद रख सकते हैं। लीजिए, आ गए। मालविया जी नमस्ते। नमस्ते। आप लोग अब कैसे हैं? जी बेहतर। आप फरमाइए, कैसे जहमत की? प्रिंस ऑफ वेल्स जहां भी गए उनका पुरजोश खैर मकदम होना तो दूर, अक्सर नदामत हुई है। अब वो कलकत्ता आ रहे हैं। वाइस राय चाहते हैं कि कम से कम कलकत्ता में उन्हें कोई तकलीफ ना आए, इसलिए हम उनसे मुआयदा कर सकते हैं। वो हमारी मांगों पर भी गौर कर सकते हैं। इन हालात में हम कलकत्ता के लोगों से प्रिंस ऑफ वेल्स के पुरजोश खैर मकदम की अपील कर सकते हैं। मालविया जी ठीक कह रहे हैं, हमें इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। हमें इस तजवीज़ पे गौर करना चाहिए। मुझे आपकी बात से इत्तेफाक है। मुझे खुशी है कि आप लोग इस नुक्ताए नज़र से गौर कर रहे हैं, पर मैं गांधी जी से सलाह मशवरा जरूर करूंगा। जी जरूर। अच्छा सुभाष, अच्छा मौलाना, अपना ख्याल रखिए। आइए, ज़्यादा अच्छा है। देखिए, हिंदुस्तान की जो आज़ादी की लड़ाई है उसके रोज़े अव्वल से ही मौलाना आज़ाद की बड़ी अहमियत थी। उनको सभी मानते थे, चाहे गांधी जी हों, पंडित जी हों या सरदार पटेल हों। इसका हम छोटा सा आपको एक वाक़या बताते हैं। ये बात ग़ालिबन 1921 की है, जब मौलाना आज़ाद 33 साल के रहे होंगे। तो उस वक्त प्रिंस ऑफ वेल्स जो है हिंदुस्तान में थे और उनका आखिरी जो पड़ाव था वो कलकत्ता में था। तो उस वक्त मदन मोहन मालवीय वो ये चाहते थे कि उनका जो वहाँ पर खैर मकदम हो उसमें कोई बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो, उसमें उसकी मुफाहिमत ना हो और उसमें कोई ऐसा उसमें रुकावट पैदा ना हो। वाइसरॉय ने उनसे कहा, पंडित मदन मोहन मालवीय साहब से, कि आप जो है मौलाना आज़ाद और जो दूसरे लीडर थे जो उस वक्त जेल में बंद थे उनके पास जाइए और उनसे जो है रिक्वेस्ट कीजिए कि ऐसा है कि प्रिंस ऑफ वेल्स यहाँ कलकत्ता आना चाहते हैं, तो उनका एक अच्छा सा जो है एक खैर मकदम किया जाए और एक अच्छा सा फंक्शन किया जाए। मौलाना आज़ाद से जब बात की गई तो मौलाना आज़ाद ने सोचा और उन्होंने कहा, नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रिंस ऑफ वेल्स हमारे मेहमान हैं, सर आँखों पर हैं और हमारी तरफ से कोई इसमें रुकावट नहीं है। जब गांधी जी से यही बात पता की गई, न जाने क्या बात थी, गांधी जी हालांकि बहुत ही ये समझिए कि बहुत ही कूल और बहुत ही नर्म, मैं कहूँगा नर्म नेचर के लीडर थे। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, प्रिंस ऑफ वेल्स को हम यहाँ वेलकम नहीं करेंगे, उनका खैर मकदम हम नहीं करना चाहते। तो जब ये जो मैसेज वापस दिया गया वाइसरॉय को और वाइसरॉय ने प्रिंस ऑफ वेल्स को दिया, तो वापस लौट गए। प्रिंस ऑफ वेल्स के जाने के बाद ऐसा हुआ कि गांधी जी ने भी कुछ सोचा कि एक मुआहदा वो कर लें वाइसरॉय से, लेकिन वाइसरॉय पहले से ही नाराज़ थे कि गांधी जी ने प्रिंस ऑफ वेल्स का खैर मकदम करने के लिए जो है मनादी कर दी थी। तो उन्होंने भी गांधी जी के जो ये रिक्वेस्ट थी उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। हालात बड़ी तेजी से करवट बदल रहे थे। इमाम उल हिंद मौलाना आज़ाद के दिमाग के सियासी मोहरे भी अपनी पूरी आबोताब से सियासी बिसात पर शह और मात के खेल में मसरूफ थे। मौलाना, पता चला है कि सियासी कैदियों को रिहा किए बगैर गांधी जी किसी भी मुआहदे के सख्त खिलाफ हैं। वायसराय ने तजवीज़ वापस ले ली। प्रिंस ऑफ वेल्स के जाने के बाद गांधी जी ने वायसराय से बातचीत करने की कोशिश की। प्रिंस ऑफ वेल्स की मौजूदगी में गांधी जी ने मुआहदे की कोशिश क्यों नहीं की? ये बहुत बड़ी चूक थी। क्यों मौलाना? आप सही कह रहे हैं सुभाष, लेकिन इतना गुस्सा ठीक नहीं। हालांकि गांधी जी ने अहिंसा यानी अदम तशद्दुद पर बहुत जोर दिया था। पुरअमन लोगों पर पुलिस की लाठियां और गोलियां चली,
जिसकी वजह से कुछ लोग अपने आप को अदम तशद्दुद के दायरे में नहीं रख पाए। उत्तर प्रदेश के एक गांव चौरी चौरा में गुस्से में आकर कुछ लोगों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी तहरीक अदम ताउन को बंद कर दिया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस में दो तरह की सोच रूनुमा हुई। ये वक्त कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ने का है। देखिए, मेरा मानना है कि हमें कानून साज मजलिसों का बायकॉट करते रहना चाहिए और इस दौरान आवाम में काम करना चाहिए और छुआछूत जैसे सामाजिक बिगाड़ को रोकना चाहिए। देशबंधु चितरंजन दास जैसी सोच रखने वाले लोग चेंजर्स कहलाए और इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपनी एक सियासी जमात बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। दूसरी तरफ सरदार पटेल जैसी सोच रखने वाले लोग नॉन चेंजर्स कहलाए। जनवरी 1923 में मौलाना आज़ाद रिहा हुए और उन्होंने देखा कि कांग्रेस को इन दो गिरोहों में तकसीम होने का खतरा है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम। अरे आइए आइए जवाहर, कैसे भाई मौलाना मुबारक हो आपको। आप कांग्रेस के सबसे कम उम्र के सदर बन चुके हैं, सिर्फ 35 साल के सदर। शुक्रिया जवाहर। जवाहर, मेरा मानना है कि हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है कांग्रेस का एकजुट रहना। कांग्रेस की तकसीम हरगिज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। इन दोनों अलग अलग ख्यालात के दलों को साथ रखने के लिए आपको कोई तरकीब निकालनी होगी। और हाँ, आप जैसे इस्लाम के इतने बड़े आलिम का सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पे कांग्रेस सदर बन जाना मजहबी गैर जानिबदारी का एक बहुत बड़ा सबूत है। जी, और फिर अब के मुस्लिम सूबों में स्वराज पार्टी की कामयाबी इस बात का सबूत है कि पहले से कहीं ज्यादा मुसलमान कांग्रेस के साथ। जी हाँ, और ये भी आपके अखबार अल हिलाल की बदौलत। अरे दोस्त, अब इतनी तारीफ भी मुनासिब नहीं। हजरात, आज ये पहला मौका है कि मैं इस बारे में जुबान खोलता हूं। इस इख्तिलाफ ने जो दो जमायतें कायम कर दी हैं, उन दोनों में ही मेरे ऐसे अहबाब मौजूद हैं जिनकी काबिलियत की इज्जत हिंद में रहने वाले हर दिल में होनी चाहिए। ताहम ये बात साफ अर्ज कर दूं, और सबसे पहली बात जो मैं इस इख्तिलाफ के बारे में कहना चाहूंगा वो ये है कि अव्वल रोज से ही इसे जो अहमियत फरीकैन की जानिब से दी गई है, मैं इस बात को कहने की जुर्रत कर सकता हूं कि दरअसल हमारी तमाम मुश्किलात का हल सिर्फ इस एक गलती में छुपा हुआ है। चेंजर और नॉन चेंजर का ये मसला हरगिज ऐसा ना था कि जिसकी वजह से हम अपना इत्तेहाद, अपनी सरगर्मी, अपना सब कुछ जो हमने अब तक हासिल किया है खतरे में डाल दें। मेरी नाचीज राय में हमारा आइंदा तर्ज अमल ये होना चाहिए कि एक तरफ तो हमारी एक जमात काउंसिलों में शामिल हो जाए और दूसरी तरफ बाहर रहकर सरगर्मियां जारी रहें। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दोनों की निगरानी करे। अब ये कि काउंसिल में क्या तर्ज अमल रहना चाहिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि मुनासिब मौके पर नॉन कोऑपरेटर मेंबरान को काउंसिलों से बाहर आना पड़ेगा और बाहर की जमात से मिलकर सिविल डिसोबीडियंस से मुकाबला करना पड़ेगा। और बाहर का काम क्या हो, तामीरी प्रोग्रामों में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का काम जोरों शोरों से शुरू होना चाहिए। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि एक तरफ कहा जा रहा है कि हिंदुओं को मुसलमानों से बचाओ और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मुसलमानों को हिंदुओं से बचाओ। अब जब हिंदुओं और मुसलमानों की हिफाजत की पुकार बुलंद हो रही है तो जाहिर है ये बदनसीब
हिंदुस्तान की हिफाजत का वलवला कब कायम हो सकेगा? अजमेर, मेरठ, सहारनपुर और कहां-कहां सख्त फसादात हो चुके। आज हमें हिंदुस्तान में किसी हिंदू संगठन की जरूरत नहीं है और ना ही किसी मुसलमान संगठन की। हमें सिर्फ एक संगठन की जरूरत है और वो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है। मुझे इश्क है, इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है। हाँ इश्क है, इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है। मुझे इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है। हाँ इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है। मुझे इश्क है, इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है। सुनहरी जमीन मेरा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, जानता हूँ बस एक ही जुबान। ये मुल्क मेरा है, ये मुल्क मेरा है, ये मुल्क मेरा है, करना इसे आजाद, होकर फना करना इसे आबाद। मुझे इश्क है, इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है। कितने लाखों फूल खिले पर चमन से उजड़े, कितने लाखों फूल खिले पर चमन से उजड़े। अंग्रेजों के तूफानों में खुशबू रोती रोती सहम गई बहार में। इश्क है, इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है। मैं जीता हूँ तेरे लिए प्यारे हिंदुस्तान मेरे, मैं जीता हूँ तेरे लिए प्यारे हिंदुस्तान मेरे। तू हिंदू तो क्या हुआ, मैं मुसलमान तो क्या हुआ। तू हिंदू तो क्या हुआ, मैं मुसलमान तो क्या हुआ। कुर्बान है सब तेरे लिए, कुर्बान है सब तेरे लिए, कुर्बान है सब तेरे लिए, मेरी जिंदगी तेरे लिए है, जान हाजिर तेरे लिए। इश्क है, इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है। मुझे इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है। हाँ इश्क है, इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है, अपने वतन से इश्क है, अपनी इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है। नाजरीन, मौलाना आज़ाद की सियासी सूझबूझ की वजह से कांग्रेस ने इजलास की जिम्मेदारी उन्हें सुपुर्द की थी। उन्होंने इसे बखूबी निभाया। सभी रहनुमाओं का उनके दिल में एहतराम था। उनकी कायदाना सलाहियत के सब मुतरिफ हो गए। मौलाना आज़ाद ने न सिर्फ दोनों गिरोहों को साथ रखा, बल्कि उन्हें इस बात का एहसास दिलाया कि कांग्रेस में एक साथ रहकर वो अपने अलग अलग अंदाज से मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। मिस्टर C.R. दास की क़यादत में स्वराज पार्टी चुनाव के लिए सरगर्म हो गई। स्वराज पार्टी ने गांधी जी की रिहाई का रेजोल्यूशन पास किया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। मैं जीता हूँ तेरे लिए प्यारे हिंदुस्तान मेरे। तू हिंदू तो क्या हुआ, मैं मुसलमान तो क्या हुआ।
कुर्बान है सब तेरे लिए, कुर्बान है सब तेरे लिए, कुर्बान है सब तेरे लिए, मेरी जिंदगी तेरे लिए है, जान हाजिर तेरे लिए। मुझे इश्क है, इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है, मुझे इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है। हाँ इश्क है, इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है, अपने वतन से इश्क है।